गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के अंतर्गत हमारा अध्याय राजनीतिक दल, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूँ कि राजनीतिक दल क्या होते हैं और राजनीतिक दल क्या क्या कार्य करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों होती है। दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। सवाल क्या था कि राजनीतिक दल क्या काम करते हैं। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत इन्हीं कामों के लिए होती है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, सरकार बनाते हैं। राजनीतिक दल विपक्ष जो दल है, विपक्षी दल है, उसकी भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल कार्यक्रम बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, देश चलाते हैं। तो ये सब के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जहाँ पर जनता अपने वोट के अधिकार के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है, वो सरकार बनाती है, तो ये जो तंत्र है या जो सिस्टम है, ये बिना राजनीतिक दलों के सहयोग के नहीं चल सकता या बिना राजनीतिक दलों के नहीं चल सकता। दलों के बिना क्या स्थिति होगी ये देखने की आवश्यकता है। इसकी कल्पना करके ही हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। अगर देश के अंदर राजनीतिक दल ना हो तो क्या होगा। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। कोई भी उम्मीदवार किसी पार्टी से उसका संबंध नहीं होगा। सभी उम्मीदवार क्या होंगे, निर्दलीय होंगे। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होगा। तो कोई भी नेता लोगों से जब कोई चुनावी वायदे करता है या उनको पूरा करने के वायदे करता है, तो वो एक राजनीतिक दल का हिस्सा होता है। तो राजनीतिक दल का हिस्सा होने के कारण ही वो जनता से प्रमुख जो वायदे हैं वो कर पाता है और उनको पूरा करने की स्थिति में वो होता है। लेकिन अगर राजनीतिक दल ना हो और उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े या किसी प्रकार का कोई दल ना हो, कोई राजनीतिक पार्टी ना हो, तो कोई भी उम्मीदवार केवल खुद के आधार पर लोगों से चुनावी वादे नहीं कर सकता। अगर ऐसी सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे। अगर बिना पार्टी के कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत जाता है स्वतंत्र रूप से, तो वो केवल अपने क्षेत्र में जो काम वो करता है उसके लिए वो जवाबदेह होगा। लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। तो देश के लिए नीतियां बनाने वाले हैं वो नहीं होंगे, वो केवल अपने क्षेत्र विशेष के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि राजनीतिक दल ही क्या करते हैं, पूरे देश के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल के बल पर ही कोई नेता लोगों से चुनावी वायदे करता है और उनको पूरा करता है। तो राजनीतिक दल क्या होता है, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जिसका काम क्या होता है, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सरकार बनाना, सरकार बना करके देश का सही तरीके से उसका संचालन करना, कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना, विपक्षी दल की भूमिका निभाना। तो ये सब कार्य किसके होते हैं, राजनीतिक दल के होते हैं। अगर राजनीतिक दल ना हो तो ये कोई भी जो कार्य है वो संभव नहीं हो पाएगा। अकेला व्यक्ति सरकार का निर्माण नहीं कर सकता, वो केवल अपने क्षेत्र विशेष के लिए ही क्या होगा, जवाबदेह होगा। पूरे देश के लिए, पूरा देश कैसे चले उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें राजनीतिक दलों की परम आवश्यकता है। उसके बाद देखिए कि हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं
पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें कोई पार्टी या दल नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ता है। पंचायत के लिए सरपंच का चुनाव होता है या पंच का चुनाव होता है। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बंट जाता है, कई समूहों में बंट जाता है और हर समूह या हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है या अपने लोगों को खड़ा करता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नज़र आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा हो, नया हो या पुराना हो, विकसित हो या विकासशील देश हो। तो सभी देशों में क्या है, राजनीतिक दल का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना राजनीतिक दलों के कोई भी सरकार है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकती। एक जिम्मेवार सरकार का निर्माण नहीं हो सकता। और एक व्यक्ति अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव जीतता है वो केवल अपने क्षेत्र के लिए ही क्या होगा, जवाबदेह होगा। पूरे देश के लिए वो जवाबदेह नहीं होगा। पूरे देश के लिए वो नीतियाँ या कार्यक्रम का निर्माण नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों का होना परम आवश्यक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा हुआ है। कि हम क्या करते हैं, अपने वोट के अधिकार के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। हमारे प्रतिनिधि सरकार का चुनाव करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा देश बहुत ही एक विशाल देश है। तो हमारे देश के अंदर क्या है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं हो सकते। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अपने वोट के अधिकार के द्वारा प्रधानमंत्री का जो चुनाव हम नहीं कर सकता, वो उसके लिए क्या करेगा, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगा, यानी एमपी का चुनाव करेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सांसद है, वो अपना एक नेता चुनेंगे और वही क्या है, वो प्रधानमंत्री है, नियुक्त होता है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री के संदर्भ में हम केवल एमएलए का चुनाव करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा का सदस्य चुनते हैं। वो विधानसभा का सदस्य जो सदस्य हैं वो अपने एक नेता का चुनाव करते हैं, उसी को मुख्यमंत्री है वो कि पद की जो सत्ता है वो दिलाई जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो चुनाव होते हैं या हमारे यहाँ पे जो लोकतंत्र का जो रूप हमारे सामने है उसको प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। हम अपने वोट के अधिकार के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हमारे प्रतिनिधि क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की आवश्यकता होती है। इन्हीं जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरत होती है राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। तो लोकतंत्र, जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उनका होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि राजनीतिक दल ही क्या करते हैं, सरकार का समर्थन करने का काम करते हैं या उस पर अंकुश लगाने का काम करते हैं, नीतियाँ बनवाने का काम करते हैं, नीतियों का समर्थन करने का काम करते हैं, या फिर क्या है, विरोध करने के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है या सरकार का उसके काम के लिए उसका विरोध भी करते हैं। तो ये सारे काम केवल एक राजनीतिक दल ही कर सकता है। उसके बाद देखिए उसके बाद आता है कि कितने राजनीतिक दल हैं वो ज़रूरी है। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से अधिक है। चुनाव आयोग क्या है कि भारत के अंदर एक ऐसी संस्था है
जो भारत के अंदर सभी चुनावों का आयोजन करता है। तो चुनाव आयोग के पास जो रजिस्टर्ड जो राजनीतिक दल है या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी संख्या 750 से भी अधिक है। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता, कि ऐसा नहीं है कि प्रत्येक दल है वो चुनाव में एक दल दूसरे दल को कड़ी टक्कर दे सकें। केवल कुछ ही बड़ी पार्टियां होती हैं जिनके बीच में चुनाव के अंदर क्या है, अधिक जो कंपटीशन है या प्रतिस्पर्धा है वो होती है, तो उन्हीं को बड़े दल कहा जाता है। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है, कि लोकतंत्र सही मायने में लोकतंत्र का जो अर्थ है वो सही साबित हो, इसके लिए कितने राजनीतिक दलों का होना बहुत ज़रूरी है एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर। देखिए कि कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर केवल एक ही राजनीतिक जो पार्टी है वो पाई जाती है और केवल वही पार्टी क्या करती है, सरकार बना सकती है और सरकार चला सकती है। तो इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। जहां पर एक ही दल होता है, एक ही राजनीतिक पार्टी होती है, उसको एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। जैसे चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है, हालांकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देती। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। हम एक दलीय शासन व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता है वो उनके हाथ में होनी चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए, साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर है वो मिलना चाहिए। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है, केवल एक ही पार्टी है जो वहाँ पे क्या करती है, चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है और सरकार चलाती है। दूसरी पार्टियों को वहाँ पर पार्टियाँ बनाने की अनुमति तो है, लेकिन उनको चुनाव लड़ने की जो अनुमति है वो नहीं है। तो वहाँ पर विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको बनाने का कोई मकसद नहीं है। तो इसलिए चीन एक दलीय जो शासन व्यवस्था है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है, दो ही पार्टियां वहाँ पे होती हैं। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। दो ही मुख्य पार्टियां वहाँ पे होती हैं। सरकार जो है वो उन्हीं दो पार्टियों की बनती है, कभी एक पार्टी की तो कभी दूसरी पार्टी की। दूसरी पार्टियां भी वहाँ पे हो सकती है, लेकिन वो चुनाव लड़ती हैं, एक दो सीटें हैं या कुछ सीटें हैं वो जीतती हैं। लेकिन सरकार क्या है, केवल उन्हीं दो पार्टियों की बनती है। कभी जो बड़ी पार्टियां हैं, दो बड़ी पार्टियां, कभी एक पार्टी की तो कभी दूसरी पार्टी की। तो अमेरिका और ब्रिटेन ऐसे ही दो देश हैं जहाँ पर क्या है, द्विदलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, जहाँ पर केवल दो ही दल है वो प्रमुख रूप से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं। तो इसके जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं, अमेरिका और ब्रिटेन। और एक दलीय शासन व्यवस्था का उदाहरण क्या है, चीन। अब देखिए, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। जहाँ पर क्या है, बहुत सारे जो दल हैं वो होते हैं, चुनाव जीतते हैं और दो से अधिक जो दल हैं वो आपस में मिलकर के सरकार का निर्माण करते हैं। स्पष्ट बहुमत किसी भी सरकार को नहीं या किसी भी पार्टी को नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार क्या होता है, बहुत सारी पार्टियां मिलकर के एक सरकार का निर्माण करती है, जिसको गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो भारत में भी क्या है, ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है।
मतलब भारत में बहुत सारे जो दल हैं वो पाए जाते हैं, बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टियां वो पाई जाती हैं, और बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां वो मिल करके क्या करती हैं, सरकार का निर्माण करती है। और इसलिए भारत सबसे अच्छा उदाहरण है बहुदलीय शासन व्यवस्था का। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन सरकार बनाकर भी क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने, सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है तो इसे गठबंधन सरकार या मोर्चा कहा जाता है। तो मोर्चा या गठबंधन सरकार क्या होती है, जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो क्या है, बहुत सारी जो पार्टियां हैं, दो से अधिक पार्टियां मिल करके क्या करती हैं, स्पष्ट बहुमत हासिल करती है और उसके बाद क्या है, सरकार का निर्माण करती है। तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए 2004 में संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे, जैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घाल-मेल वाली होती है, ऐसा लगता है कि एकदम उलझी हुई सी ये दिखाई देती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। ऐसा लगता है कि जो सरकार बनी है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है, क्योंकि भारत के अंदर सरकारें बनती हैं, जो उम्मीदवार जीतते हैं वो विभिन्न धर्म के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न सामाजिक समूहों के जो लोग हैं वो देश के विभिन्न हिस्सों से चुनाव जीत करके विधानसभा या लोकसभा के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो बहुदलीय शासन व्यवस्था है, तो उसके कारण क्या है, समाज के जो दबे हुए, कुचले हुए जो लोग हैं या समाज के जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, उनको भी क्या है, सरकार में अपनी हिस्सेदारी करने का मौका मिलता है या सरकार के अंदर भागीदारी करने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो ये बहुदलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है वो सही है। तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है, अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं या किसी देश के हाथ में नहीं, यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इससे समाज की प्रकृति और राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली, सभी चीज़ें क्या हैं, अपनी भूमिका निभाती है। तो ये किसी देश के अंदर एक दलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है या द्विदलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है या बहुदलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, वो एकदम से किसी देश के अंदर उसको लागू करना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए क्या है, उस देश का जो प्राचीन जो इतिहास है या उस देश के जो समाज की जो प्रकृति है या जो राजनीतिक विभाजन है, राजनीति का जो इतिहास है, वहाँ की जो चुनाव प्रणाली है, इन सभी के ऊपर निर्भर करता है कि उस देश के अंदर एक दलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, द्विदलीय पाई जाती है, बहुदलीय पाई जाती है। इससे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विभिन्नताओं को या विविधताओं को समेट पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न समूहों में जो लोग हैं वो बटे हुए हैं। तो इसलिए पूरे देश का प्रतिनिधित्व केवल 1 या 2 पार्टियां नहीं कर सकती हैं। इसलिए भारत के अंदर क्या है, न केवल प्रांतीय स्तर पर बल्कि क्या है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या है, विभिन्न प्रकार की जो पार्टियां पाई जाती हैं, जो हमारे समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, विभिन्न समूहों के जो लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के जो लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार भारत जैसे विशाल देश में केवल एक ही विकल्प है, वो सही है, वो है बहुदलीय जो शासन व्यवस्था है यहाँ पर सही है, क्योंकि बहुदलीय शासन व्यवस्था के बिना हमारे देश के अंदर पाए जाने वाली जो भी विभिन्नताएँ हैं, विविधताएँ हैं, उनको समेट पाना या उनके हक में काम करना या उनके भले के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल होता। और हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं है। तो हमारे देश के अंदर क्या है, बहुदलीय शासन व्यवस्था ही हमारे देश का शासन चलाने के लिए सही है।
अगले